दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार फ़नी स्टोरी है। कहानी सुनने में बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मिस्चीवियस माउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मिस्चीवियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती, शरारती चूहा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ मिस्चीवियस माउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज ए मिस्चीवियस माउस मतलब एक बार एक शरारती चूहा था। वन डे ही सॉ आ बिग बुल स्लीपिंग अंडर आ ट्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। वन डे एक दिन, ही सॉ उसने देखा, अ बिग बुल एक बड़े सांड को, स्लीपिंग सोते हुए, अंडर आ ट्री अंडर का मतलब नीचे, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे ही सॉ आ बिग बुल स्लीपिंग अंडर आ ट्री मतलब एक दिन उसने एक सांड को एक पेड़ के नीचे सोता हुआ देखा। द बुल वॉज ह्यूज इन साइज एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स। क्या मतलब हुआ? द बुल वॉज ह्यूज इन साइज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल, जो कि एडजेक्टिव है। द बुल वॉज ह्यूज इन साइज मतलब जो बुल था, सांड था, वो साइज़ में बहुत बड़ा था। एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स। दोस्तों, यहाँ देखिए हैड का यूज़ किया गया है, और उसके बाद में एडजेक्टिव का यहाँ पर यूज़ किया गया है। शार्प का मतलब होता है नुकीले या फिर पैने, और लॉन्ग मतलब लंबे, हॉर्न्स का मतलब सींग। ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एंड हैड और उसके थे, शार्प मतलब कि नुकीले, तेज़, एंड लॉन्ग हॉर्न्स और लंबे सींग। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द बुल वॉज ह्यूज इन साइज एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स मतलब जो बुल था, सांड था, वो साइज़ में बड़ा था, विशाल था, और उसके नुकीले मतलब कि तेज़ और लंबे सींग थे। चलिए आगे देखिए। Every time he was breathing, his large nostrils opened and closed. एवरी टाइम ही वॉज ब्रीदिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि पास्ट में जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें रहा था, रही थी जो है वाक्य की टेल पर होता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, और ब्रीदिंग इसकी फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? एवरी टाइम ही वॉज ब्रीदिंग मतलब कि जब भी वो सांस ले रहा था, हिज उसके, लार्ज बड़े, नोस्ट्रिल्स नोस्ट्रिल्स का मतलब होता है नथुने, उसके बड़े नथुने, ओपनड खुलते, एंड क्लोज्ड और बंद हो जाते। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब भी
वह सांस ले रहा था, उसके बड़े नथुने खुलते और बंद होते। द माउस वॉज इन आ मिस्चीवियस मूड, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। द माउस वॉज इन अ मिस्चीवियस मूड, मिस्चीवियस का मतलब था शरारती, ये एडजेक्टिव है। जो चूहा था वो एक शरारती मूड में था। ही सॉ द बुल ब्रीदिंग, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, ही सॉ द बुल ब्रीदिंग, उसने सांड को सांस लेते हुए देखा। ही वेंट टू द बुल, दोस्तों गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही वेंट टू द बुल मतलब वह सांड के पास गया। एंड शट हिज नोस्टिल, शट मतलब बंद करना, और उसके हिज मतलब उसके नथुनों को बंद कर दिया। आगे देखिए, द बुल वोक अप इन एंगर, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। वेकअप का मतलब जागना, नींद से जागने को वेकअप कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म है वोकअप, WOKEUP वोकअप। तो क्या अर्थ हुआ, द बुल वोक अप इन एंगर, और एंगर को यहाँ पर नाउन के रूप में यूज़ किया गया। एंगर का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। द बुल वोक अप इन एंगर मतलब कि जो सांड था वो गुस्से में जागा। ही गॉट अप एंड द माउस रैन, गेट अप का मतलब उठना, सेकंड फॉर्म गॉट अप। तो क्या अर्थ हुआ, ही गॉट अप मतलब वह उठा। एंड द माउस रैन, और जो चूहा था वो दौड़ गया। रन मतलब दौड़ना, भागना, सेकंड फॉर्म रैन। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपका एक छोटा सा मतलब कि ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए, जब हम नींद से जागते हैं तो उसके लिए कई लोग गेटअप का यूज़ करते हैं। एक्चुअली में जो गेटअप है, गेटअप का मतलब होता है उठना, लेकिन जब हम नींद से जागते हैं उसके लिए वेकअप का यूज़ किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब आप जागने के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर गेटअप का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर वेकअप का यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो सांड था वो गुस्से में जागा, गुस्से में वो मतलब कि गुस्से में वो जागा। ही गॉट अप, वे उठा। एंड द माउस रैन, और जो चूहा था वो दौड़ा। द बुल सॉ हिम रनिंग, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द बुल सॉ हिम रनिंग, हिम मतलब उसे, मतलब सांड ने उसे भागते हुए देखा। एंड चेज्ड हिम, दोस्तों चेज का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, किसी का पीछा करना, उसे पकड़ने के लिए, सेकंड फॉर्म चेज्ड। एंड चेज्ड हिम, और उसका पीछा किया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही गॉट अप, वे खड़ा मतलब कि वह उठा। एंड द माउस रैन, और जो चूहा था वो भागा। द बुल सो हिम रनिंग एंड चेज्ड हिम, मतलब सांड ने उसे भागते हुए देखा और उसका पीछा किया। ही वॉन्टेड टू पनिश द माउस, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इस रूल को याद रखना है कि जो पहली वर्ब आप यूज़ करेंगे वो टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और जब आप अगली वर्ब लगाएंगे तो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। PUNISH, पनिश का मतलब होता है दंड देना किसी को, और वांट का मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप दो वर्ब का वाक्य बनाएंगे तब आपको यहाँ ये चीज़ पर ध्यान देना होगा कि जो उसके अंदर प्राइमरी वर्ब है, मतलब जो मुख्य क्रिया है, उसे आपको पहले मेंशन करना है, और उसके बाद आपको जो सेकेंडरी वर्ब है उसका यूज़ करना है। और सेकेंडरी वर्ब जो आप लगाएंगे उससे पहले आपको टू लगाना है, और टू के बाद जो आप वर्ब लगाएंगे सेकेंडरी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म उसकी आएगी। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉन्टेड, वॉन्ट का मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू पनिश, दंड देना, द माउस, चूहे को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही वॉन्टेड टू पनिश द माउस, मतलब वह चूहे को दंड देना चाहता था। द टाइनी माउस रैन वेरी फास्ट, टाइनी का मतलब होता है छोटा, जो कि एक एडजेक्टिव है, और रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। द टाइनी माउस रैन वेरी फास्ट मतलब छोटा चूहा बहुत तेज़ दौड़ा। एंड एंटर्ड इनटू अ होल इन अ वॉल, दोस्तों एंटर का मतलब होता है किसी जगह प्रवेश कर जाना, सेकंड फॉर्म एंटर्ड, और एंटर्ड मतलब वो प्रवेश कर गया। इनटू अ होल, एक बिल में, इन अ वॉल, दीवार में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द टाइनी माउस रैन वेरी फास्ट एंड एंटर्ड इनटू अ होल इन अ वॉल, मतलब कि जो चूहा था, मतलब छोटा चूहा बहुत तेज़ी से दौड़ा और वो दीवार में एक बिल में घुस गया। मतलब, और होल का मतलब बिल होता है, उसके अलावा छेद भी होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब छेद है, मतलब जो दीवार में जो छेद था उसके अंदर वो घुस गया। द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड
crashed his head into the wall। दोस्तों पहले आप यहाँ इसको समझ लीजिए, द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, यहाँ कुड का यूज़ किया गया है। देखिए कुड का यूज़ कब किया जाता है, जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पास्ट में वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाएगा। और यदि इस तरह के वाक्य नेगेटिव में होंगे तो कुड नॉट का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाते हैं, वह नहीं खेल सका, वह नहीं दौड़ सका, वह खाना नहीं पका सका, ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई होगा, वहाँ पर कुड का प्रयोग आपको करना होगा। यदि आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो कुड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और यदि आप नेगेटिव बनाएंगे तो कुड के बाद आपको नॉट भी लगाना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, मतलब कि जो हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, जो सांड था सांड खुद को नहीं रोक सका, एंड क्रैश्ड और टकरा गया, क्रैश का मतलब टकरा जाना, और वो टकरा गया, क्रैश्ड हिज हेड मतलब जो उसका जो सर था वो टकरा गया इनटू द वॉल, एक दीवार से। तो दोस्तों यहाँ आप इस बात को समझ ही गए होंगे, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई होगा, वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, आप उसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। वाक्य को आप नोट कर लीजिए, वह पत्र नहीं लिख सका। आई रिपीट द सेंटेंस, वह पत्र नहीं लिख सका। तो आप इस टेल को याद रखें, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। आप इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, वह पत्र नहीं लिख पाया, या फिर वह पत्र नहीं लिख सका। दोनों ही बातों का एक ही मीनिंग है और दोनों का जो आंसर है वो एक ही आंसर होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, तो आप इस वाक्य को ज़रूर बनाएं और आप इसे कमेंट में शेयर करें। तो क्या अर्थ हुआ, द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड क्रैश्ड हिज हेड इनटू द वॉल, मतलब जो सांड था वह खुद को नहीं रोक सका, एंड क्रैश्ड हिज हेड इनटू द वॉल, और उसने अपना सर दीवार से टकरा लिया। इट गॉट बैडली हर्ट एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। और जो इट है वो यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। दोस्तों प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन के जगह पर यूज़ किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। तो यहाँ पर बुल के लिए इट का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। इट गॉट बैडली बुरी तरह से, हर्ट का मतलब होता है चोटिल हो जाना, चोट लग जाना। इट गॉट बैडली हर्ट मतलब उसे बुरी तरह से चोट लगी। एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, ब्लीड का मतलब होता है रक्त बहना, खून बहना। एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसका खून बहने लगा। चलिए आगे देखिए। नाउ अब द बुल अंडरस्टूड दैट आइदर बिग और स्मॉल एनिमी इज नेवर वीक। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और सेकंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड। तो क्या अर्थ हुआ, नाउ अब द बुल अंडरस्टूड, सांड समझ गया, दैट की आइदर बिग और स्मॉल मतलब कि चाहे बड़ा हो या छोटा हो, एनिमी इज़ नेवर वीक। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, जो कि एक नाउन है। एनिमी इज़ नेवर वीक मतलब जो दुश्मन होता है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। स्ट्रेंथ एंड साइज डू नॉट विन एवरी टाइम, मतलब कि जो स्ट्रेंथ का मतलब हो गया ताकत, मतलब ताकत, और जो साइज़ है डू नॉट विन एवरी टाइम, वो हर बार नहीं जीतते हैं। विन मतलब जीतना। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस तरह के जो वीडियोज़ हैं इस ट्रांसलेशन के मैं अक्सर लाते रहता हूँ, तो यदि आपको इन तरह के वीडियोस में ट्रांसलेशन में हेल्प मिलती है, इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। दोस्तों आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आपको यदि आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।